हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स? आई होप आप अच्छे से होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। आज हम 8th स्टैंडर्ड का मैथ 7.3 प्रैक्टिस से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। साथ में बने रहिए ताकि आपके समझने में आसानी रहे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। अब हमको बताना है कि वेरिएशन में इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है इन्वर्स में है, कौन सा डायरेक्ट में है। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट अ जॉब। जैसे देखिए, मैंने बताया था कि अगर नंबर ऑफ वर्कर्स है 3 और वो काम करने में 5 डेज़ लगाते हैं, अगर हमने उसकी जगह पे 6 वर्कर्स ले लिया तो काम जल्दी ख़त्म होगा ना। अगर आपके घर में काम हो रहा है और अगर वर्कर्स कम होंगे तो ज़्यादा दिन लगेंगे, और अगर वर्कर्स ज़्यादा होंगे तो कम दिन लगेंगे। तो ये क्या होता है, दोनों एक तरफ नहीं बढ़ रहा है ना, दोनों एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है। नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ रहे हैं तो दिन कम हो रहा है, टाइम कम हो रहा है ना। तो ये क्या है चैम्प्स, ये इन्वर्स वेरिएशन है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए क्या लिखना है, लेट पहले लिख लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ वर्कर्स। आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिखने बोला है, या आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, है ना। टाइम टेकन बी वाई, सॉरी, ये एक्स है और ये वाई है। तो अगर नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाते हैं तो ये कम हो जाता है ना। लिख ले रहे हैं, एज द नंबर ऑफ workers increases, the time required is decrease। ठीक है, therefore it is an inverse variation। ठीक है, ये आपको लिखना है, यहाँ पे आपका ये आंसर है, ये पूरा। ठीक है, एज द नंबर ऑफ वर्कर्स इधर से शुरू होता है आपका आंसर। ये आपको समझाने के लिए था, लेकिन अगर आप ये लिख लेते हैं तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एज द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेज द टाइम रिक्वायर्ड इज डिक्रीज, देयरफॉर इट इज़ एन इन्वर्स वेरिएशन। चैम्स, हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ द सेम साइज टू फिल अ टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। देखिए, अगर ये नंबर ऑफ पाइप्स अगर बढ़ाए जाते हैं एक टैंक पर फिल करने के लिए, जितने भी है उससे अगर हमने 2 और बढ़ा दिए तो टाइम कम लगेगा या बढ़ेगा? तो टाइम कम हो जाएगा। तो ये भी एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्स वेरिएशन है चैम्स। ठीक है, इसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन। लेट एन बी द same size to fill a tank। जो लिखा है वही लिखना है, ठीक है ना चैम्स। एंड टी, स्मॉल टी, बी द टाइम टेकन। ठीक है चैम्स। अब देखिए, यहाँ पे हमको लिख लेना है, ये टी है और ये एन है। अब एज द number of pipes increases, the time required to fill the tank is decreases, therefore क्या लिखेंगे, इट इज़ एन इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है जैम्स, तो एक चीज़ बढ़ती है एक चीज़ घटती है ना, एक इंक्रीज़ होता है एक डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो ये इन्वर्स वेरिएशन है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, देयरफॉर नंबर ऑफ पाइप्स इंक्रीजेस, ये इन्वर्स है तो 1/t। ठीक है, ये चैम्स आपका इक्वेशन के साथ में आपने लिख दिया। पहले वाला भी हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स था x,
डायरेक्ट वेरिएशन का साइन 1/, क्या था हमारा टाइमिंग का क्या दिए थे हम लोगों ने, y ले लिए थे, तो x इनवर्स 1/y, ये इनवर्स वेरिएशन की साइन के साथ हो गया। नेक्स्ट हमारा थर्ड एग्जाम्पल है पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ अ व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट, ये आपको दिया है। हम यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन, लेट पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ अ व्हीकल, हम P एज्यूम कर ले रहे हैं, तो लेट P बी द पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ अ व्हीकल एंड कॉस्ट है ना पूछा है, तो C, ये P को ऐसे कर देते हैं, C को ऐसे कर देते हैं, बी द कॉस्ट। ठीक है चैम्प्स, अभी अगर हम पेट्रोल ज़्यादा भरवाएंगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा, कम भरवाएंगे तो कम पैसा लगेगा, दोनों चीज़ बढ़ रही है ना, दोनों चीज़ साथ में कम हो रही है, तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, डायरेक्ट वेरिएशन का। ठीक है चैम्प्स, समझ में आ गया। इनडायरेक्ट डायरेक्ट वेरिएशन, अगर एक चीज़ बढ़ती है एक चीज़ कम होती है तो वो इन्वर्स वेरिएशन होता है, और अगर दोनों चीज़ एक साथ बढ़ती है या दोनों चीज़ एक साथ कम होती है तो ये जो एग्जाम्पल होता है ये डायरेक्ट वेरिएशन का होता है। यहाँ पे आपको लिख लेना है एज द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल increases its cost increases। ठीक है, ये लिख लेना है। therefore क्या आपने लिया है, P is varies by C, और आपको सिर्फ बोला है ना कि आपको जो स्टेटमेंट में इन्वर्स है उसी का बताना है, तो आप ये नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा और लिख लेंगे तब भी चलेगा। therefore it is डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है चैम्प्स, ये एक स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा और लिखेंगे तब भी चलेगा। चैम्प्स, हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है एरिया ऑफ अ सर्कल एंड इट्स रेडियस। एरिया के लिए हम A ले लेते हैं और रेडियस के लिए हम R ले लेते हैं। देखिए अब एक एग्जाम्पल से आपको एक फिगर बना के बता देती हूँ। अगर हम ये 3 लेते हैं, ठीक है, 3 लेते हैं रेडियस, तो ये इसका सर्कल है, तो एरिया इसका हिसाब से आ जाएगा। इसका 4 ले लिया, थोड़ा और बढ़ा लिया, तो इसका एरिया भी बढ़ेगा ना, तो जैसे रेडियस बढ़ता है वैसे एरिया भी बढ़ता है चैम्प्स। ठीक है ना, तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। लिख लेते हैं लेट, पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं, लेट A बी द एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है चैम्प्स, और R इसके आगे लिख लेते हैं एंड R, ये स्मॉल लिख लेते हैं। ठीक है, R बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब जैसे बताया कि R अगर बढ़ेगा तो इसका एरिया भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं as the area of the circle increases, radius also it increases na, that's what its radius increases। ठीक है चैम्प्स, therefore it is the example of direct variation, therefore it is an example of डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो एरिया फर्स्ट है A ले लिया, सर्कल ये अल्फ़ा लगा दिया और रेडियस ये स्मॉल। ठीक है, A आपने बढ़ा लिया है तब भी चलेगा, छोटा लिया, जो आपने लिया है उसी को लेके लिखना है। ठीक है, ये देखिए हो गया आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। चैम्प्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। देखिए हमने अभी देखा कि इनवर्स और डायरेक्ट वेरिएशन, फिर से एक बार रिवाइज कर लिया कि क्या है। तो अगर हमको नंबर ऑफ़ आवर्स कम करने हैं
तो हमको वर्कर्स बढ़ाने पड़ेंगे ना। जैम्स ये एग्जाम्पल है इन्वर्स वेरीज का ना, ठीक, वेरीज ऑफ इन्वर्सली का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने ये किया है जैम्स, ठीक है ना। अभी फिर से कर लेते हैं। लेट एन बी द नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, कितना वर्कर्स है वो लिख लिया। और टी इज़ द टाइम taken to build the wall, ठीक है चैम्प्स। यहाँ पे लिख लेना है सिंस नंबर ऑफ वर्कर्स वेरीज इनवर्सली with the time required to build a wall, ठीक है। ये इन्वर्स में आ रहा है, तो इन्वर्स का साइन क्या होता है, आपने एन और टी लिया है तो ये एन इन्वर्स 1/t, ठीक है ना, ये आपको याद होगा। देयरफॉर एन इज इक्वल टू, हमको अभी इक्वल की साइन लगाना है। इक्वल की साइन करने के लिए क्या होगा, तो k/t करना होता है, और इधर लिखना होता है वेयर k इज़ कांस्टेंट, ठीक है ना चैम्प्स। ये हमने पहले कर चुके हैं, इसलिए हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद होगा। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देख लीजिए ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए। तो ये हमने लिख लिया n/kt। अब हमको k फाइंड आउट करना है ना, और हमको n और t दिया है फर्स्ट टाइम का, फर्स्ट इक्वेशन के लिए देना है, तो इक्वेशन बनाना है हमको। तो हम लिख लेंगे इधर, आपको k फाइंड आउट करना है तो k इज़ इक्वल टू n इंटू टी। अब आपको क्या दिया है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स दिया है, इधर ले लेते हैं, इसको फर्स्ट लेबल कर देते हैं इक्वेशन। अब आपको दिया है व्हेन, लिख लेना है नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने हैं, n इज़ इक्वल टू 15, और टाइम टेकन जो है वो है 48 आवर्स। तो इसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको, ठीक है ना चैम्प्स। तो k फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू है 15 और t की वैल्यू है 48। चैम्प्स इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 48 मल्टीप्लाइड बाई 15 कर लेते हैं, तो 15 8 ज़ा 120 होता है, 0 आ गया, 12 यहाँ कैरी हो गया। 15 4 ज़ा 60 होता है, 60 प्लस 12 कितना होता है चैम्प्स, 72। तो 48 15 ज़ा कितना आ गया, 720। यहाँ लिख लेते हैं 720 आवर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। अब देखिए k इज़ इक्वल टू 720। अब हम इसको लिख लेते हैं देयरफॉर, अभी हमने k की वैल्यू रखा है ना, तो ये लिख लेते हैं k इज़ इक्वल टू n इंटू टी। k कितना है आपके पास, 720 इज़ इक्वल टू n इंटू टी। यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। पुट करके हम दूसरा वाला जो है वो सॉल्व करेंगे। है नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो हमको क्वेश्चन में दिया है वही लिखना है, नंबर ऑफ वर्कर्स required to do the same work in 30 आवर्स। अब आपको टाइम दिया है और नंबर ऑफ़ वर्कर्स फाइंड आउट करना है। देयरफॉर अभी आपको t दिया है, t इज़ इक्वल टू 30, और n नंबर ऑफ़ वर्कर्स आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है चैम्प्स। अब सब्स्टिट्यूटिंग हम लग के इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सब्स्टिट्यूटिंग t इज़ इक्वल टू 30 इन द इक्वेशन क्या है आपके पास, तो इक्वेशन आपने अभी लिया है 720 इज इक्वल टू n इंटू टी। अब यहाँ पे t पे हम 30 लिख देते हैं, तो 720, n हमको नहीं पता है वैसे ही ले लेंगे, 30 है। नंबर ऑफ़ वर्कर्स फाइंड आउट करना है, तो n इज़ इक्वल टू 720, ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ के डिवीजन में हो जाएगा चैम्प्स। ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आया, 720/3। अब देखिए 3 के टेबल में इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 7 में से 6 गया तो कितना बचा चैम्प्स, यहाँ पे 1 बच गया, तो ये कितना हो गया, 12 हो गया। 3 4 ज़ा 12, तो ये आ गया 24। n कितना आ गया आपके पास चैम्प्स, देयरफॉर n इज़ इक्वल टू 24। तो कितना, इसके बाद क्या लिखेंगे, देयरफॉर 24
वर्कर्स रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क, और बिल्ड भी लिख सकते हैं आप, बिल्ड हो जो है ना आपने लिखा है वॉल बनाने के लिए कितने मजदूर लगेंगे, तो वही लिखना है 24 वर्कर्स विल रिक्वायर टू डू द सेम वर्क लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, आप लिखना है बिल्ड द वॉल सेम वर्क इन कितने आवर्स में, 30 आवर्स में। ठीक है चैम्प्स, ये हो गया आपका सॉल्व। आपका थर्ड क्वेश्चन है 120 बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क कैन बी फिल्ड बाय अ मशीन विद इन 3 मिनट्स, फाइंड द टाइम टू फिल सच 1800 बैग्स। सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए आपको क्या बोला है कि अगर 120 बैग्स आपको फिल करना है हाफ लीटर की तो 3 मिनट लगते हैं, और 1800 बैग्स फिल करने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर नंबर ऑफ़ बैग्स हम ज़्यादा फिल करेंगे तो हमको टाइम भी तो ज़्यादा लगेगा। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ वेरीज डायरेक्टली का एग्जाम्पल है जेम्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट नंबर ऑफ बैग्स, यानी एन ले लेते हैं, बैग्स बी एन, ठीक है, एंड टाइम रिक्वायर्ड टी लिख लेते हैं, एंड टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द बैग्स बी टी। ओके, हो गया ना चैम्स, समझ में आ गया। अब डायरेक्ट वेरीज में है तो हम क्या लिखेंगे, एंड डायरेक्ट वेरीज इन टी। ठीक है, अब देखिए हमको इसको क्या लेना है, हमको इसको के में कन्वर्ट करना है कांस्टेंट नंबर में। तो हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ बैग्स इज इक्वल टू के टी, वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए व्हेन n इज इक्वल टू 120 देन t इज इक्वल टू 30, ये मिनट्स में है, 3 मिनट्स। ओके, ये 3 मिनट्स में है तो हम यहाँ पे लिख ले 3 मिनट्स लिख लिया। अब इसको वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं, तो n इज इक्वल टू के टी हमारे पास है, इसको ले लेंगे। नंबर ऑफ बैग्स है 120 इज इक्वल टू के की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, टी हमारे पास 3 दिया है, देयरफॉर के इज इक्वल टू ये है 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 120 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और 0 का 0, देयरफॉर के इज इक्वल टू कितना आ गया चैम्स आपके पास 40। अब वे इसमें पुट ऑन करते हैं इसको के की वैल्यू को, तो यहाँ पे लिख लेते हैं चैम्स। अब जो हमने ये इक्वेशन लिया है ना n इज इक्वल टू के टी, इसी पे रख के हमको इसको लिख लेना है। ठीक है चैम्स, तो अभी इधर लिख लेते हैं हमको वैन 80 नंबर ऑफ बैग्स कितनी है 1800, और आपको टाइम फाइंड आउट करना है। तो ये लिख लिया हमने, नंबर ऑफ बैग्स इज इक्वल टू 1800 एंड टाइम इज इक्वल टू हाउ मच, हमको फाइंड आउट करना है चैम्स। ठीक है, तो वैल्यू पुट ऑन कर लेते हैं। पहले तो ये लिख लेते हैं इक्वेशन n इज इक्वल टू के टी, एन आपको है 1800, के आपने निकाला है 40 और टी आपको अभी फाइंड आउट करना है। वैल्यू पुट ऑन कर दी चैम्स, देयरफॉर टी इज इक्वल टू 1800, यहाँ पे के जो है 40 मल्टीप्लिकेशन में है तो वहाँ जाके डिवीजन में हो जाएगा, 0 का 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, और ये देखिए 18 में से 16 गया तो कितना बच गया, 2 आ गया। अब ये 0 यहाँ पे लगाना है तो ये कितना हो गया, 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, और 0 यहाँ पे लगाने के बाद में क्या हो गया चैम्स, 4 5 ज़ा 20। तो नंबर ऑफ टाइम कितना आ गया 45, ये मिनट्स में है तो आपको मिनट्स में लिखना है, क्योंकि 3 भी जो मिनट में था ना तो इसको भी मिनट में लिखना है। तो टाइम कितना रिक्वायर्ड हो रहा है आपको 45 मिनट्स। तो हम यहाँ पे टू फिल 1800, देयरफॉर टू फिल 1800 बैग्स ऑफ मिल्क 45 मिनट्स विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है चैम्प्स, आ गया समझ में, डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जाम्पल है ये। डायरेक्ट वेरीज हो रहा है, मतलब अगर नंबर ऑफ़ टाइम्स बढ़ रहा है तो बैग्स भी बढ़ रहे हैं, और बैग्स बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ़ टाइम भी बढ़ रहा है।
Sam's fourth example, a car with speed 600 km/h takes 8 hours to travel some distance. What should be the increase in the speed if the same distance is to covered in 7.5 hours? देखिए अभी एक कार स्पीड में जा रही है 60 km/h के हिसाब से, उसको 8 आवर्स लगता है वो डिस्टेंस कंप्लीट करने के लिए, डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। अगर उसको कम टाइम में कवर करना होगा तो उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तब वो 7.5 आवर्स में कवर करेगा वो डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये कौन सा एग्जाम्पल ऑफ वेरीज इनवर्सली। ठीक है, तो अब इसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट स्पीड है ना, एज बी द स्पीड ऑफ कार, और उसको टाइम टेकन कितना हो रहा है तो टी लिख ले लेते हैं। टी बी द टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस। ठीक है चैम्प्स, ये डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको टी टाइम लग रहा है। अब ये इन्वर्स वेरिएशन है तो हम कैसे लिखते हैं उसको, पहले लिख लेते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरीज इनवर्सली। ठीक है चैम्प्स, बिकॉज as the speed increases, time required is less। इस एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेते हैं चैम्प्स, देयरफॉर स्पीड दिया है, स्पीड अल्फ़ा का साइन इन्वर्स की साइन है 1/t। ठीक है चैम्प्स, ये इसलिए आराम से बताती हूँ कि आपके समझ में आए कैसे करना है। अब इसको हमने इक्वल की साइन के साथ लिखना है, देयरफॉर s इज इक्वल टू k/t। और अब देखिए k है और ये या डिवीजन में, तो यहाँ पे आके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो s और t मल्टीप्लिकेशन में हो गया। ठीक है चैम्प्स, अब आपको दिया है स्पीड कितनी है, व्हेन स्पीड s इज इक्वल टू कितना है, s 60 दिया है, तो टाइम कितना लग रहा है चैम्प्स, तो टाइम टेकन इज इक्वल टू 8 आवर्स। अब देखिए हमने इक्वेशन क्या ली थी, तो k इज इक्वल टू s इंटू टी है ना, वैल्यू पुट ऑन कर दे रहे हैं, तो s कितना है 60 और नंबर ऑफ टाइम है आवर्स है 8, तो 6 8 ज़ा 48 और ये 0 का 0, तो कितना लग रहा है टाइम 480 के आ रहा है। ठीक है ना, k इज़ द कांस्टेंट है हमारे पास, वहाँ पे लिख लेना है हमने k इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये आ रहा है दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पर 480 आ गया, k की वैल्यू आ गई k। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिख लेते हैं k इज इक्वल टू 480। अब k की वैल्यू रख के ये इक्वेशन में लिख लेते हैं, तो ये इक्वेशन ऑफ वेरीज आ जाएंगी। देयरफॉर k इज इक्वल टू s इंटू टी, k की वैल्यू है 480 इज इक्वल टू एस टी, तो यह क्या कौन सी आ गई, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है चैम्प्स, व्हेन t इज इक्वल टू 7.5, देन आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो s इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, यहाँ पे अब टाइम आपको कम करना है तो स्पीड आपको बढ़ानी है, ये वैसे ही हमने पता कर लिया कि इन्वर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल है, तो इसका मतलब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7.5 कैसे आता है चैम्प्स, तो 7.5 आ सकता है ना इसको, तो हम लिख लेते हैं टाइम इज इक्वल टू 7.5 इज इक्वल टू 7.5। ठीक है चैम्प्स, इक्वेशन में इसको पुट ऑन कर देते हैं, तो इक्वेशन क्या था हमारे पास, 480 इज इक्वल टू एस इंटू टी। 480 ऐसे ही स्पीड आपको पता करना है, एस पता करना है, तो 7.5 ये टाइम है, आपने लिख लिया। अब s इज इक्वल टू 480, अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ आके जाके क्या हो जाएगा चैम्प्स, डिवीजन में हो जाएगा 7.5। ये देखिए ये पॉइंट में 1 डेसिमल के बाद में है ना, 1 डेसिमल लगा हुआ है, तो हम इसको 1 से दोनों को भी पूरे इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए
10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को भी, तो ये क्या हो जाएगा 4800 हो जाएगा। 48 1 ज़ा 48, 1 और 2 0, और ये इसका जो डेसिमल है वो हट जाएगा, ये 75 हो जाएगा सीधा। ठीक है चैम्स अब इनको डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए ये 5 के टेबल में, क्योंकि 5 और 0 है तो 5 के टेबल से डिवाइड हो सकता है ये, तो इसको ले लेते हैं 5 1 ज़ा 5, 7 में से 5 गया तो कितना बचा चैम्स, यहाँ पे 2 आ गया, ये 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25। अब इसको देख लेते हैं, तो 5 9 ज़ा 45, 48 में से 45 गया तो 3 आ गया, ये 3 हो गया यहाँ पे, तो ये 30 हो गया ना, 3 आ गया तो ये 0 के साथ में मिला तो 30 हो गया। 5 6 ज़ा 30 और ये 0 का 0। अब आपके पास आ गया 960/15। ठीक है चैम्स, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए ये अगेन 5 के टेबल में एक यूनिट प्लेस पे 5 और 10 0 है, तो यहाँ पे 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, और 5 में से 9 में से 5 गया तो कितना बचा चैम्स, 4 बच गया, ये 46 हो गया। 5 9 ज़ा 45, 46 में से 45 गया तो 1 आ गया, ये 10 हो गया। 5 2 ज़ा 10। ठीक है चैम्स, अब यहाँ नीचे लिख लेते हैं 192/3। चैम्स मैं डायरेक्ट कर सकती थी, लेकिन आपके समझाने के लिए कर ले रही हूँ ताकि आपके समझने में आसानी रहे। तो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 होता है, 19 में से 18 गया तो 1 आ गया, ये 12 हो गया। 3 4 ज़ा 12, तो आपकी स्पीड कितनी आ गई, आपको आ गया 64। लेकिन अभी अब ख़त्म नहीं हुआ, ये फिनिश नहीं हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट शुड बी द इंक्रीज़ इन स्पीड, स्पीड में कितना इंक्रीज़ करना पड़ेगा ये पूछा है आपको। तो आपका देखिए स्टार्ट में क्या देता है, इनिशियली क्या देता है 60 km/h है, और आपको कितना आया है 64, तो दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है ना चैम्स, तब आप पता कर पाएंगे जो आपका रियल क्वेश्चन है उसका आंसर। पहले यहाँ लिख लेते हैं, देयरफॉर द स्पीड ऑफ व्हीकल should be 64 km/h to complete the distance, और to travel लिखते हैं, ठीक है ना, to travel the distance in 7.5 hours। अब आपको उनके दोनों का डिफरेंस बताना है चैम्स। ठीक है, तो डिफरेंस बताने के लिए करेंगे क्या, therefore the increase in speed is 64 था इनिशियली, अभी आपने निकाला 60 आएगा, तो दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है चैम्स, 4। ठीक है, तो ये 4 km/h है। यहाँ पे नेक्स्ट लिख लेना है आपको, therefore the increase in, इंक्रीज ही पूछा था ना, तो इंक्रीज in speed of car is 4 km/h। चैम्स इसी के साथ हमारा जो है 7.3 प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो गया, उसके साथ में हमारा चैप्टर 7 जो वेरिएशन था वो भी कंप्लीट हो गया। बच्चे समझ में आया होगा आपके। अगर आपको यूज़फुल लग रहा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत से बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये हमको मोटिवेशन देता है। आपका सिर्फ 2 सेकंड लगता है, एक बटन ही दबाना होता है आपको ना, तो प्लीज़ वो दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस अच्छे से मिल सके। अगर यूज़फुल लग रहा है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।